Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Parveen Malik is here and I warmly welcome you on my channel Watch to Lead. आज आपका दूसरा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं which is once more to the lake. ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले कुछ चीज़ों को देख लें. इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके, लेट्स सी व्हाट दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर. सबसे पहले तो बेटे आपको बताऊं कि ये एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक एग्जाम्पल है. ये जो ऐसे है ना, एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ राइटिंग है. एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? इन विच वी एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल. तफसील से हम चीज़ों के बारे में बताते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बेटे को बाईसाइकिल सिखाना चाहती हूँ तो मैं उसको क्या कहूँगी? मैं उसको यही कहूँगी ना कि पुट योर हैंड्स ऑन द बार्स विच यू कॉल हैंडल, आई थिंक, है ना. हैंडल पे रखो, देन पुट योर फुट ऑन ऑन पैडल, देन गो ऑफ, है ना. रखो और फिर पैडल करो. फिर इस तरह मैं उसको ये प्रैक्टिस रिपीट करवाऊंगी अंटिल ही लर्न्स इट. ठीक है, कंप्लीटली, जब तक उसको आ ना जाए. मैं उसको सिखा रही हूँ साइकिल चलाना, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ. क्या है? एक्सपोजिटरी. एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ ये वर्बल कम्युनिकेशन होगी. ठीक है, लेकिन ये एक्सपोजिटरी स्टाइल है जिसमें मैं उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. इसी तरह व्हेन यू मेक कॉफ़ी एंड यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू समवन और यू टेल योरसेल्फ दैट यू नो हाउ यू प्रिपेयर कॉफ़ी फॉर योरसेल्फ. कैसे बताते हैं? तो फिर वो एक्सपोजिटरी है. जब क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाय बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं. ये जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपोजिशन. ठीक है, एक्सपोजिटरी है क्योंकि हम चीज़ों को डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट इज नैरेटिव. नैरेटिव क्या होता है बेटे? इन विच यू टेल स्टोरी. ठीक है, आप अपने पास्ट की कोई स्टोरी अपने प्रेजेंट में बयान करते हैं. वो पास्ट में हुआ था, समथिंग हैपेंड टू यू इन योर पास्ट, और यू एक्सपीरियंस समथिंग, और यू माइट हैव सीन समथिंग. ठीक है, बट नाउ इन योर प्रेजेंट टाइम यू जस्ट हैव टू टेल इट. दोबारा आपने बताना है कि क्या देखा था आपने इन अ स्टोरी. ठीक है, ये स्टोरी होगा, फॉर्म ऑफ स्टोरी है, तो ये नैरेटिव होगा. अब इस इन दोनों चीज़ों को हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये आपका जो लेसन है वंस मोर टू द लेक, ये नैरेटिव और एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ राइटिंग की एक एग्जाम्पल है. अबाउट द ऑथर. थर्ड पॉइंट, ऑथर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? वो बेटे इसलिए जानना ज़रूरी है कि उसकी लाइफ को पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है कि उसने ये क्यों लिखा होगा और इसमें उसने क्या बताया होगा. ऑथर एंड टाइम पीरियड इन विच ही वॉज लिविंग इम्पॉर्टेंट. क्योंकि हर राइटर जो होता है वो अपने वक्त के हिसाब से, अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से वो लिखता है. दे ऑलवेज, राइटर्स ऑलवेज राइट ऑफ देयर आउट ऑफ देयर ओन लाइव्स. अपनी ही ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं. इफ़ समवन हैज़ फेस सम काइंड ऑफ क्लामिटी, डिवोस्टेशन, कैटास्ट्रॉफी, tragedy in his life, his writing will reflect. पता चलेगा कि वो उसकी ज़िंदगी परेशानियों में, तंगी के हालात में, और कुछ उसने डिज़ास्टर देखा है, कोई नेचुरल किस्म का उसमें से गुजरी है. और अगर कोई बहुत हैप्पी लाइफ गुजारी है किसी ने, तो उसकी राइटिंग से ही आपको पता चल जाएगा. इस तरह अगर किसी की ज़िंदगी में कोई रेवोल्यूशन आया है, कोई दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, कोई मूवमेंट उसने देखी है, तो वो उसको एक्सपीरियंस करेगा और उसको वो उसकी एक रिफ्लेक्शन होगा उसकी राइटिंग्स के अंदर. जैसे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कि इसके वक्त में ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसको उसकी राइटिंग में जो रिफ्लेक्ट करती हैं, हमें जो नज़र आती हैं. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री में, लाइफ में क्या था. और ये एक काइंड ऑफ बायोग्राफिकल नोट्स हैं. ऊपर ही लिखा हुआ है आपके इस पेज के ऊपर, ये बुक में से पेज लिया है, लास्ट पेज है आपकी बुक का. बायोग्राफिकल नोट्स मीन्स के इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय समवन अबाउट द ऑथर्स लाइफ. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अ स्टोरी ऑफ अ मैंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ. जो खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है वो ऑटोबायोग्राफी है. जो कोई और बताता है वो बायोग्राफी है. तो ये बायोग्राफिकल नोट्स हैं, किसी और ने उसके बारे में लिखे हैं. एल्विन ब्रूक वाइट वॉज हिज कंप्लीट नेम. ही वॉज बॉर्न इन 85
sorry 1899 and died in 1985. ठीक है, वो he was an American writer. He was the author of several highly popular books for children. बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं और इसके लिए वो फेमस था, इंक्लूडिंग, अब जो उसकी किताबों के नाम है ना, ये आपको MCQs में आ सकते हैं, एक दो ठीक दे देंगे, बाकी गलत ऑप्शन दे देंगे, तो अगर आपने ये नोट्स पढ़े हुए होंगे फिर आप सही पे टिक कर लेंगे. स्टुअर्ट लिटिल was his book. Charlotte's Web another book. Trumpet of the Swan is another one. ठीक है, ये 3 किताबें उसने लिखी थी, इसके अलावा भी हैं लेकिन यहाँ पर यही बताई गई हैं. इन एडिशन ही वॉज अ राइटर एंड कंट्रीब्यूटिंग एडिटर टू द न्यू यॉर्कर मैगजीन. न्यू यॉर्कर जो मैगजीन है उसके अंदर भी उसने काम किया था. एंड ऑल्सो अ को ऑथर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्टाइल गाइड. अब इसका ये काम जो है ना, ये आपकी इस ऐसे के साथ रिलेटेड है. क्यों? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज स्टाइल गाइड, ये जो इसका लेसन है ये उसके इंग्लिश लैंग्वेज के स्टाइल से भरा हुआ है. अभी हम इनको डिस्कस करेंगे उसी पॉइंट्स की हेडिंग के अंदर, तो फिर मैं आपको फर्दर एलाबोरेट करूंगी. द एलिमेंट्स आर्टिकल, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, E.B. White published his first article in New Yorker. ठीक है, ये उसके जो न्यू यॉर्कर टाइम्स के अंदर उसने एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाए, उसके बारे में बताया गया. देन ही ज्वाइंड द स्टाफ इन 1927 एंड कंटिन्यूड टू कंट्रीब्यूट फॉर ऑलमोस्ट 6 decades. 6 decades means 60 years he has been working for literature. ठीक, in the late 1930s White turned his hand. ये क्या है बच्चे? An idiom. देखो बेटे, मैंने आपको बताया था ना इडियम्स क्या होते हैं, तो ये एक इडियम है, ही टर्न्ड हिज हैंड, जो लिटरेरी मीनिंग कुछ और होते हैं लेकिन असल में मतलब और होता है. उसने सचमुच में अपना हाथ मोड़ा नहीं, बल्कि ही डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइटिंग चिल्ड्रन फिक्शन. बच्चों की फिक्शन के बारे में उसने लिखना शुरू किया, जो अफसानवी कहानियाँ होती हैं. हिज फर्स्ट चिल्ड्रन बुक स्टुअर्ट लिटिल वॉज पब्लिश्ड इन, कब हुई थी? 1945 के अंदर. एंड शार्लेट्स वेब फॉलोड इन 1952 में ये पब्लिश होकर लोगों के सामने आई पढ़ने के लिए. ओके, लेट्स गो बैक टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब आपको आइडिया हो गया होगा ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में. ओके, यूज ऑफ वुड इन पास्ट सेंस, पास्ट टेंस. हम देखते हैं ना कि हम वुड को किस किस सेंस में यूज कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई वुड गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन टुमारो, आई वुड गिव यू, it means I will give you tomorrow an interesting lesson. But if I say इसमें आप let me give you the example of your passage once more to the lake की बात करते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि बार बार wood 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 का लफ्ज़ यूज़ किया गया. It doesn't mean he is talking about his future. It indicates towards his past. पहले आप ऊपर देखेंगे पैराग्राफ में उसने पहले ही बता दिया used to. ठीक है, मैं ऐसा करता था, फिर उसके बाद आगे आप वुड लगाते हैं तो इट गिव्स यू द सेंस ऑफ पास्ट, पास्ट में आपको ले जाता है. ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको बता भी दूंगी. ठीक है, टेक्स्ट में से ही. नेक्स्ट पॉइंट इट यूज ऑफ सेंसरी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर. ये आपकी इस बुक के अंदर भी फिगर्स ऑफ स्पीच की हेडिंग के अंदर पोइट्री से पहले ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दी गई हैं. ये हम लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं और ये फिगर्स ऑफ स्पीच बेटे वही हैं एग्जैक्टली जो उर्दू लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होती हैं. जिसका मुझे उर्दू का मतलब पता होगा मैं उर्दू में भी बता दूंगी. यूज़ ऑफ सेंसरी लैंग्वेज जो सेंसेस के साथ रिलेटेड है. ये क्या है? सेंस ऑफ आपकी हेयरिंग, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट, यही है ना. अब इसमें ये कैसे एप्लीकेबल है इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर जो है वंस मोर टू द लेक, क्योंकि जब वो आप पैसेज पढ़ेंगे तब भी मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी. वो बात करता है गीली लकड़ी की, ये क्या है? स्मेल, सेंसरी लैंग्वेज. फिर उसने कहा कि मोटर बोट्स का बहुत शोर होता था विच वॉज एन प्लेजेंट. ठीक है, अगेन सेंसरी लैंग्वेज क्योंकि आपके सेंस ऑफ हेयरिंग इन्वॉल्व है. फिर वो बहुत दफ़ा आपको सीन्स डिस्क्राइब करता है, चीज़ें बताता है आपको. लिली पैड्स कैसे देखे थे उसने? आंखों से, सेंसरी लैंग्वेज जो वर्ड्स यूज़ किए हैं. ठीक है, इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स भी वो यूज़ करता है इसी पैसेज के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ये बेटे एक बहुत ही फेमस एक लिटरेरी स्टाइल था, स्टाइल ऑफ राइटिंग. ये वैसे तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है. आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा बच्चे क्लास में बैठे बैठे टीचर नोट कर लेता है बच्चों को. बच्चे दे आर प्रेजेंट इन क्लास बट नॉट ओनली फिजिकली, नॉट मेंटली. मेंटली वो कहीं और पहुंचे हुए होते हैं. फिर हम उन बच्चों को देखते हैं और हम उनको कहते हैं स्टूडेंट्स बी अटेंटिव. जब हम थोड़ा शाउट करते हैं तो वो बच्चे फिर फ़ौरन एकदम से झटका लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. फिर कहते हैं ओ नहीं मिस मैं तो ये सोच रहा था, और सर मैं तो ये सोच रहा था. ऐसे होता है ना अक्सर.
यही स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये भी एक नैरेटिव स्टाइल है, नैरेटिव टेक्निक है, यानी स्टोरी बताने की। जैसे इसमें ये यूज़ किया गया है, पूरे पैसेज के अंदर स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटीरियर मोनोलॉग भी होती है, ये एक तरह की इंटीरियर मोनोलॉग क्या होती है, व्हेन अ कैरेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ इन अ स्पीच ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ स्पीच। जैसे आप स्पीच डिलीवर करते हैं ना, लेकिन ये आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, आपको इंटरनल स्ट्रगल होती है एक तरह की। आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, उसमें आप बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, बस सोचो में महफ हो जाते हैं। इज़ एन ईजी वर्ड विच आई कैन गिव यू राइट एट द राइट मोमेंट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज नोट ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये नॉस्टैल्जिया का होता है, आपने देखा होगा आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो ऑलवेज दे लव टू टॉक अबाउट देयर पास्ट, है ना। दे ऑलवेज वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद यू पीपल, और वो कहते हैं कि हम जब यंग थे तो ऐसा होता था, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, है ना। ऑल आर नॉस्टैल्जिया, ये सब नॉस्टैल्जिया है, जब व्हेन यू लव योर पास्ट एंड यू लव टू टॉक अबाउट इट। नॉस्टैल्जिया, इसमें भी आप देखेंगे कि वो हर वक्त अपने माजी की बातें करता रहता है, नॉस्टैल्जिया है। नोट ऑफ नॉस्टैल्जिया is very very obvious, very apparent in this passage. आगे है figures of speech। ये बेटे वही अभी जिसका मैंने ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया था, फिगर्स ऑफ स्पीच राइटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, आपके बुक में दिए गए हैं। सिमिली भी है, मेटाफर भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे जो अभी लेसन के अंदर शामिल हैं। सिमिली क्या होती है, व्हेन यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर क्वालिटी, इट इज़ कॉल्ड सिमिली, and the comparison is indirect. You use like और as, ये दो वर्ड्स हैं, like और as। जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ इन लफ्ज़ों का सहारा लेकर, तो इसको हम सिमिली कहते हैं। मेटाफर अगेन कंपैरिजन है, बट इन मेटाफर द कंपैरिजन इज़ डायरेक्ट। हम ये नहीं कहते कि वो इस तरह का है या इस जैसा है, बल्कि हम उसको वही चीज़ बना देते हैं। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम आवर सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से बताती हूँ। आपको पता है ना, टीपू सुल्तान इज़ फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक है, और लायन इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी। अपनी बहादुरी की वजह से शेर भी पहचाना जाता है, और टीपू सुल्तान को भी हम उसकी बहादुरी की वजह से जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि टीपू सुल्तान वॉज एज ब्रेव एज लायन, या फिर टीपू सुल्तान इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, ये सिमिली है, क्योंकि मैंने दो चीज़ों का सहारा लेकर लफ्ज़ों का एज और लाइक उसको कंपेयर किया शेर के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर क्वालिटी विच इज़ ब्रेवरी, ठीक है। अभी अगर मैं ये कहूँ कि टीपू सुल्तान वॉज अ लायन, तो ये कंपैरिजन डायरेक्ट है, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट ही शेर बना दिया, शेर जैसा नहीं कहा, शेर बना दिया। यू गॉट इट। Then personification is another literary device. It means when you personify things, you give the qualities of living things to a non-living thing. किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की क्वालिटीज़ आप दे देते हैं तो वो पर्सोनिफाई हो जाती है, और इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पेन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ रोज़, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ बुक। डू यू थिंक बुक कैन स्पीक? नो। पेन? नो, नॉट एट ऑल। फ्लावर? नॉट एट ऑल, ठीक है। ये चीज़ें बोल नहीं सकती। ये राइटर है जो उसको बुलवाता है, राइटर उसको एक्सपोज करता है बोलने के लिए। जब आप किसी नॉन लिविंग चीज़ को, बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की, ये जानदार की क्वालिटी है कि वो बोलते हैं, आप उसकी क्वालिटीज़ दे देते हैं, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक और लिटरेरी डिवाइस थी। आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, और बायोग्राफिकल नोट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह माय वेरी नेक्स्ट वीडियो, अभी हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वंस मोर टू द लेक। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।